हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिट कोचिंग क्लासेस। आज का जो ये हमारा वीडियो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सीरीज जो चल रहा है उसका 11th पार्ट है। एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दिस थ्री टॉपिक्स, दैट इज अदर ग्रांट्स, फंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सर्टेन मल्टीफंक्शनल रोल्स ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, तो हमारा जो पहला टॉपिक है अदर ग्रांट्स, उसमें आज हम बेसिकली देखेंगे जो बजट में एलोकेट किया जाता है फंड्स या फिर ग्रांट्स, उसके अलावा कौन कौन से दूसरे ग्रांट्स और भी हैं जो कि पार्लियामेंट की तरफ से दिया जाता है टू द एग्जीक्यूटिव। ओके, जैसे कि आपका सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, एडिशनल ग्रांट, एक्सेस ग्रांट, फिर एक्सेप्शनल ग्रांट, ये सारे बहुत सारे ग्रांट्स हैं, वो आज हम डिस्कशन करेंगे अभी। और उसके बाद जो है फंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें हम बेसिकली जो तीन तरह के फंड रहते हैं, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, उसके ऊपर एक नजर डालेंगे। एंड फाइनली जो मल्टीफंक्शनल रोल्स है, यानी कि पार्लियामेंट के कुछ एक्स्ट्रा रोल्स जो काम करते हैं, उसके ऊपर एक ओवरव्यू देखेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे वीडियो। तो पहले जो है हम देखेंगे अबाउट अदर ग्रांट्स। ओके, व्हाट आर द अदर ग्रांट्स which are being provided to the executive by the parliament apart from the grants in the budget. Okay, देखते हैं। In additional to the budget that contains the ordinary estimates of income and expenditure, जो जैसे कि हमने previous videos में देखा, जो बजट होता है उसमें ordinary जो estimates होता है इनकम और एक्सपेंडिचर के, उसके बारे में मेंशन रहता है एक पर्टिकुलर ईयर के लिए। Various other grants are made by the parliament under extraordinary और special circumstances, यानी कि बजट के एक्सपेंडिचर यानी कि ग्रांट्स के अलावा और भी बहुत सारे ग्रांट्स प्रोवाइड किए जाते हैं अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, स्पेशल सिचुएशंस के अंदर, स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस के अंदर ये प्रोवाइड किए जा सकते हैं। देखते हैं वो क्या क्या सब है। पहला है सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। ओके, देखिए एज ए नेम बाय इटसेल्फ सप्लीमेंट्री, यानी कि कोई भी चीज सफिशिएंट नहीं है और उसके ऊपर एडिशनल हम कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं। दैट इज इट इज ग्रांटेड विद द अमाउंट ऑथराइज्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू द एप्रोप्रिएशन एक्ट, यानी कि एप्रोप्रिएशन एक्ट के थ्रू जो भी अमाउंट ऑथराइज किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा वो इनसफिशिएंट है, विच इज इनसफिशिएंट फॉर द पर्टिकुलर प्रोविजन। ओके, जिस पर्टिकुलर काम के लिए पार्लियामेंट के द्वारा कोई अमाउंट या फिर कोई ग्रांट दिया गया था, वो पर्टिकुलर अमाउंट उसके लिए इनसफिशिएंट जब भी होता है, इन दैट केस a supplementary grant can also be provided for the provision. Okay, उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट। दूसरा जो है एडिशनल ग्रांट। एडिशनल ग्रांट में क्या होता है? इट इज ग्रांटेड व्हेन ए नीड हैज अराइजन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर अपॉन सम न्यू सर्विस, यानी कि देखिए कोई एक नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस होता है गवर्नमेंट के द्वारा, कोई एक नया फंड, कोई एक नया स्कीम्स, कोई एक नया प्रोग्राम आता है, नया एक्सपेंडिचर आता है, देन इन दैट केस नॉट कंटेम्पलेटेड इन द बजट, जो कि बजट में मेंशन नहीं किया गया था। ओके, इनिशियली जब बजट प्रस्तुत किया गया था, इन दैट केस वो न्यू सर्विस हैज नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड नाउ इट इज अराइजन ड्यू टू सर्टेन रीजंस, उसके ऊपर एक एक्सपेंडिचर के लिए, कुछ खर्चे के लिए ग्रांट चाहिए, एंड दैट इज नोन एज एडिशनल ग्रांट। अगर वही ग्रांट अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो उसे एडिशनल ग्रांट कहा जाएगा, जो कि किसी भी नया सर्विस के लिए हम प्रोवाइड करेंगे, नए प्रोविजन के लिए। ओके, थर्ड जो है एक्सेस ग्रांट। एक्सेस ग्रांट क्या होता है? इट इज ग्रांटेड व्हेन मनी हैज बीन स्पेंट ऑन एनी सर्विस, कोई भी सर्विस के ऊपर ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस बाय द, देखिए नाम में ही ये सजेस्ट कर रहा है। ओके, कोई भी फाइनेंशियल ईयर के दौरान किसी भी सर्विस के ऊपर अगर एक्सेस अमाउंट ग्रांटेड फॉर द सर्विस इन द बजट, यानी कि जितना ग्रांटेड किया गया है उससे ज़्यादा अगर खर्च हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो जाए, देन इन दैट केस इट इज नोन एज एक्सेस ग्रांट। ओके, सो इट इज वोटेड बाय द लोकसभा आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो इसके ऊपर जो एक्सेस ग्रांट रहता है इसके ऊपर वोटिंग भी होता है लोकसभा के द्वारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद, वो पर्टिकुलर ईयर कंप्लीट होने के बाद उसके ऊपर वोटिंग होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वोट ऑन क्रेडिट। ये भी एक तरह का ग्रांट होता है, अदर ग्रांट होता है। सो वोट ऑफ क्रेडिट की अगर हम बात करें, इट इज ग्रांटेड फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड, कोई भी एक अनएक्सपेक्टेड डिमांड अराइज हो गया हो अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, कोई भी अनएक्सपेक्टेड डिमांड ऑन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया अराइज हो गया व्हेन ऑन अकाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड और द इंडेफिनिट कैरेक्टर ऑफ द सर्विस द डिमांड कैन नॉट बी स्टेटेड विद द डिटेल्स ऑर्डिनरली गिवन इन ए बजट, यानी कि बजट में उसके बारे में डिटेल हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। कुछ ऐसे प्रोविजंस, कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड डिमांड होंगे, ओके, विच इज रिलेटेड टू द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, और जिसके बारे में हम बजट में क्लियरली यानी कि डिटेल में मेंशन नहीं कर सकते, उसी टाइप के एक्सपेंडिचर के लिए हमें वोट ऑफ क्रेडिट दिया जाता है, यानी कि वोट ऑफ क्रेडिट एक तरह का ग्रांट दिया जाता है। ओके, हेंस इट इज लाइक ए ब्लैंक चेक। तो अगर हम कंपेयर करें तो ये एक ब्लैंक चेक के हिसाब से है, ये ब्लैंक चेक है गिवन टू द एग्जीक्यूटिव बाय द लोकसभा, जो कि लोकसभा एग्जीक्यूटिव को देता है। ओके, तो इसके ऊपर आप जितने भी खर्च कर सकते हैं। ओके, बिकॉज इसके ऊपर कोई डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वो आप बजट में नहीं दिखा सकते, ऐसा कोई इशू हो, ऐसा कोई मैटर हो, देन इन दैट केस वोट ऑफ क्रेडिट इज ग्रांटेड। नेक्स्ट एक्सेप्शनल ग्रांट क्या होता है? इट इज ग्रांटेड फॉर ए स्पेशल पर्पस, कोई भी एक स्पेशल पर्पस के लिए दिया जाने वाला ग्रांट जो होता है वो एक्सेप्शनल ग्रांट होता है, एंड फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ द करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। और ये जो है कोई भी करंट सर्विस अभी जो प्रिवेलिंग है, जो भी इंट्रोड्यूस हुए हैं वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर,
उसका कोई पार्ट नहीं होना चाहिए वो पर्टिकुलर सर्विस। ओके, यानी कि कोई एक स्पेशल पर्पस जो कि वो जो बजट में प्लान किया गया है, दिखाया गया है, उसका पार्ट नहीं होना चाहिए। इन दैट केस वी कैन ग्रांट एन एक्सेप्शनल ग्रांट फॉर इट। ओके, नेक्स्ट फाइनली जो है टोकन ग्रांट। टोकन ग्रांट होता क्या है? इट इज ग्रांटेड व्हेन फंड्स टू मीट द प्रोपोज्ड एक्सपेंडिचर ऑन ए न्यू सर्विस कैन बी मेड अवेलेबल बाय रीअप्रोप्रिएशन। इसमें एक टर्म आएगा आपका रीअप्रोप्रिएशन। ओके, रीअप्रूव करना। तो ये कब दिया जाता है? इट इज ग्रांटेड व्हेन फंड्स टू मीट द प्रोपोज्ड एक्सपेंडिचर, जो भी एक्सपेंडिचर प्रोपोज किए गए हैं बजट में कोई भी न्यू सर्विस से रिलेटेड, दैट कैन बी मेड बाय रीअप्रोप्रिएशन, उसे रीअप्रूव करके लेना पड़ेगा। ओके, रीअप्रोप्रिएशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन हेड टू अनदर, यानी कि एक प्रोविजन, एक डिपार्टमेंट जिसके लिए पर्टिकुलर अमाउंट एलोकेट किया गया है उससे लेके और किसी दूसरे में हम उसे यूज करेंगे। दैट इज फ्रॉम वन हेड द फंड इज ट्रांसफर टू द अदर एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी एडिशनल एक्सपेंडिचर। इसके अंदर कोई एडिशनल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो इसी टाइप का ग्रांट्स जो भी हम देंगे उसे हम कहेंगे टोकन ग्रांट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 3 तरह के फंड्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो है देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पहला जो है, और इट कम्स अंडर द आर्टिकल 266। दूसरा जो है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 266 ऑल्सो, बोथ बिलोंग्स टू द सेम आर्टिकल। और तीसरा जो है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो कि आता है आपके आर्टिकल नंबर 267 के अंदर। तो ये 3 जो टाइप के फंड होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, याद रखिएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये दोनों जो है आर्टिकल 266 के अंदर आते हैं, और जो तीसरा है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया वो आर्टिकल 267 के अंदर आता है। देखते हैं एक एक करके, पहले देखते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता क्या है। तो देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अगर हम इसकी बात करें तो इट इज अ फंड विच ऑल रिसिप्ट्स एंड क्रेडिट्स एंड ऑल पेमेंट्स आर डेबिटेड। देखिए ये कौन सा फंड होता है? ये वही फंड होता है जहाँ की सारे रिसिप्ट्स होते हैं, जितने भी पैसे आएंगे इसके अंदर रहेंगे, और जो भी सारे पेमेंट्स होंगे वो सब क्रेडिटेड होंगे यहाँ से। यानी कि जो भी खर्चा है, यानी कि जहाँ से भी पैसा आएगा यहाँ ये जो कंसोलिडेटेड फंड में रहेगा, और जो भी पेमेंट्स होंगे यहाँ से डेबिट होंगे। ओके, फर्स्ट बेसिक थिंग। ओके, नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें तो क्या हो सकता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जितने भी सारे रेवेन्यूज रिसीव होंगे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो सारे रहेंगे इसके अंदर। ऑल लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी सारे लोन्स रहेंगे बाय इशू ऑफ ट्रेजरी बिल्स। ओके, ट्रेजरी बिल्स इशू करके हो गया, लोन्स और वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांसेस। तो इन सारे सोर्सेज से अगर कोई भी लोन्स रेज होकर जो भी रेवेन्यू आए हैं ये सारे इसके अंदर से रहेंगे। ओके, ऑल मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन रिपेमेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अगर कोई रिपेमेंट हो रहा है, लोन्स का कोई रिपेमेंट हो रहा है तो वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही जाएगा। ओके, तो ओवरऑल अगर हम कहें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन अकाउंट होता है जहां से कि हर टाइप का ट्रांजैक्शन होता है। ओके, ऑल रिसिप्ट्स एंड ऑल पेमेंट्स आर डन फ्रॉम दिस अकाउंट इटसेल्फ। नेक्स्ट, all the legally authorized payments on behalf of government of India are made out of this account। जो भी legally authorized payments हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिस किसी टाइप की भी पेमेंट्स हो वो कंसोलिडेटेड फंड से ही किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, नो मनी आउट ऑफ दिस फंड कैन बी अप्रोप्रिएट दैट इज इश्यूड और ड्रॉन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस टू द पार्लियामेंट्री लॉ। यानी कि अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई मनी विड्रॉ करना है, इश्यू करना है, देन इन दैट केस कुछ पार्लियामेंट्री लॉज हैं उसको फॉलो करके ही आप निकाल सकते हैं। यानी कि पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए होता है टू इन ऑर्डर टू ड्रॉ और इशू मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर एनी पर्पस, ये याद रखिए। नेक्स्ट जो है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया क्या होता है देखते हैं। ऑल अदर पब्लिक मनी रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी क्रेडिटेड टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। यानी कि देखिए जो भी सारे दूसरे पब्लिक मनी होंगे, यानी कि अपार्ट फ्रॉम द मनी विच आर बीइंग इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में इंक्लूड किए जाने के अलावा जो बाकी मनी है, ओके, जो भी रिसीव होगा और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट जो भी आएंगे, दैट शैल बी क्रेडिटेड टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, वो सारे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। ओके, दिस इंक्लूड्स प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट, प्रोविडेंट फंड के डिपॉजिट्स हो गए, आपके जुडिशियल डिपॉजिट्स हो गए, सेविंग बैंक्स डिपॉजिट्स, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट्स, रेमिटेंस। तो ये सारी जो डिफरेंट सोर्सेस होते हैं जिनसे कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में पैसे या फिर रेवेन्यू आते हैं। ओके, नेक्स्ट, दिस अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, दैट इज द पेमेंट्स फ्रॉम दिस अकाउंट कैन बी मेड विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन। जैसे कि हमने देखा कि कंसोलिडेटेड फंड में से अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है या फिर इशू करवाना है, देन इन दैट केस आपको पार्लियामेंट्री मींस प्रोसीजर को फॉलो करके क्या कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया इसमें कोई पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, पार्लियामेंट से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं होता। इसमें बेसिकली क्या होता है, इट कैन बी ऑपरेटेड बाय एक्सक्लूसिवली ऑन एग्जीक्यूटिव एक्शन।
एग्जीक्यूटिव खुद अपने पावर यूज करके इसको खर्च कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, मनी विड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम दिस अकाउंट। ओके नेक्स्ट, और इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। आगे देखते हैं, सच पेमेंट्स आर मोस्टली इन नेचर ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन। जो भी इसी तरह के जो पेमेंट होंगे दैट इज फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जो भी पेमेंट होंगे वो दैट इज फॉर द नेचर ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन। इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू डू सर्टेन बैंकिंग ट्रांजेक्शंस और रिलेटेड टू सर्टेन सच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, देन इट इज बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम द इट इज बीइंग डन फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से किए जाते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तीसरा जो टाइप ऑफ फंड है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, वो क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेस द पार्लियामेंट टू एस्टैब्लिश अ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इनटू व्हिच अमाउंट्स डिटरमाइंड बाय लॉ आर पेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑथराइज करता है किसको? हमारे पार्लियामेंट को, टू एस्टैब्लिश अ कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यानी कि कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया बनाने के लिए, इसको सेटअप करने के लिए हमारे जो पार्लियामेंट है इसे ऑथराइज किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इनटू व्हिच अमाउंट डिटरमाइंड बाय लॉ, जो भी अमाउंट फिक्स्ड किए जाएंगे लॉ के द्वारा, दैट शुड बी पेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि जो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया ये कभी खाली नहीं होता, या फिर जो लिमिटेड फिक्स्ड अमाउंट है इससे कम नहीं होता। ओके, तो ऑलवेज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी शुड बी देयर इन द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। जितना भी अमाउंट फिक्स होगा उतना रहेगा हमेशा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अगर कम होता है देन यू हैव टू रिपे इट, ओके, फ्रॉम टाइम टू टाइम। नेक्स्ट, अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट एनेक्टेड द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950। तो ये जो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट ये 1950 में बनाया गया आया था और इसके अकॉर्डिंग ये फंड क्रिएट किया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द फंड इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ इट टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर पेंडिंग इट्स ऑथराइजेशन बाय द पार्लियामेंट। देखिए, तो हमारा जो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया रहता है ये इसका जो पावर, एक्सक्लूसिव राइट्स होता है प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति जी के पास, वो अपनी खुद के पावर यूज करके ही कैन मेक एडवांसेस। ओके, एडवांस यानी कि मनी विड्रॉ कर सकते हैं और उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल भी कोई ज़रूरत नहीं होती, यानी कि पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं थी वो होती। ओके, ही कैन मेक एडवांसेस फ्रॉम हिज ओन, बाय हिज ओन पावर टू, कौन से केस में करेंगे? टू मीट एनी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। कोई भी इमरजेंसी केस आ जाए, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए जहाँ की आपको मनी की ज़रूरत हो, देन इन दैट केस द प्रेसिडेंट यूजिंग हिज ओन एक्सक्लूसिव राइट्स, एक्सक्लूसिव पावर, ही कैन मेक एडवांसेस, मनी विड्रॉ करके खर्च कर सकते हैं। दैट इज फ्रॉम द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से मनी विड्रॉ करने के लिए पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं रहती। ओके, नेक्स्ट, दिस फंड द फंड इज हेल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये जो फंड रहता है ये फाइनेंस सेक्रेटरी मैनेज करते हैं या फिर हेल्ड करते हैं प्रेसिडेंट की तरफ से। ओके, तो प्रेसिडेंट खुद ये हैंडल नहीं करते या फिर इसको ऑपरेट नहीं करते, लेकिन उनका पावर है, वो जब भी चाहेंगे इससे मनी विड्रॉ कर सकते हैं, बट इट इज हेल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी, ये याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, लाइक द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया इट इज ऑल्सो ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन। जैसे कि हमने अभी भी कहा कि जो पार्लियामेंट होता है उसका ऑथराइजेशन नहीं चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज ऑपरेटेड बाय सोल ऑन एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, इसके ऊपर आपको ऑथराइजेशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट, ये देखिए कुछ मल्टीफंक्शनल रोल्स हैं, कुछ रोल्स हैं ऑफ द पार्लियामेंट। अभी तक हमने जितने भी काम देखे हैं, जितने भी पावर्स और रोल्स देखे हैं पार्लियामेंट के, उसके अलावा उससे हम कह सकते हैं इतने सारे कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला जो है लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शन, फिर एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस, फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स एंड फंक्शंस, जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस, इलेक्टोरल पावर्स एंड फंक्शंस, और आखिर में कुछ अदर्स पावर्स एंड फंक्शन, अदर पावर एंड फंक्शन। तो ऑल दिस 7 कैटेगरीज जो हमने अभी बनाए हैं ये है मल्टीफंक्शनल रोल्स ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, तो एक एक करके देखेंगे किसके अंडर क्या क्या सारे रोल्स होते हैं पार्लियामेंट के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शंस। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट इज टू मेक लॉ फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ओके, जो हमारा मेन काम रहता है, द प्राइमरी फंक्शन जो रहता है, लेजिस्लेटिव पावर रहता है, यानी लेजिस्लेटिव फंक्शन रहता है पार्लियामेंट का, दैट इज टू मेक लॉज फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो कंट्री में गवर्नेंस करने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए कुछ नियम बनाने होते हैं, कुछ लॉज बनाने होते हैं। इट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स एन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट। ओके, जैसे कि हमें पता है हमारे जो 3 लिस्ट्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है, उनमें कैटेगरीज किया गया है, जो कि पहला है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और एक है कंकरेंट लिस्ट। ओके, जो एक्सक्लूसिव पावर होते हैं टू मेक लॉज, दैट इज इन द केस ऑफ यूनियन लिस्ट। यानी कि यूनियन लिस्ट में जो 100 सब्जेक्ट्स, 100 सब्जेक्ट्स हैं करेंटली। ओके, तो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉज बना सकते हैं। इट हैज इट्स ओन एक्सक्लूसिव पावर। एंड ऑन द रेसिडुअरी सब्जेक्ट, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जो कि हमारे तीनों जो लिस्ट हैं उसके बाहर रहते हैं, यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में इंक्लूड नहीं किए गए हैं, उसे हम रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स कहेंगे। उस रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी एक्सक्लूसिव पावर है
पार्लियामेंट को राइट मीन्स लॉ बनाने की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, विद रिगार्ड टू द कॉन्करेंट लिस्ट दैट इज करेंटली 52 सब्जेक्ट्स, जैसे कि हमने कहा कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है 52 सब्जेक्ट्स हैं, एंड द पार्लियामेंट हैज ओवरराइडिंग पावर्स दैट इज द लॉ ऑफ पार्लियामेंट प्रिवेल्स ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है ऑन रिगार्डिंग ए लॉ ऑफ द कंकरेंट लिस्ट, ओके, ऑन मेकिंग ए लॉ ऑन द कंकरेंट लिस्ट, यानी कि कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, स्टेट और पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट मिलकर बनाते हैं लॉ, इसलिए थोड़ा कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने के भी चांसेस होते हैं। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है देन इन दैट केस द पावर्स और द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट प्रिवेल्स। ओके, पार्लियामेंट का जो लॉ होता है वो प्रिवेल करता है इन दैट केस, सो इट हैज एन extra power or overriding power in case of this concurrent list. Next, the constitution also empowers the parliament to make laws on subjects enumerated in the state list that is currently 61 under the following circumstances. देखिए, ये तो हो गए कि ये जो है यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर बना सकते हैं, उसके बाद जो कंकरेंट लिस्ट में भी पार्टिसिपेट करेंगे और इनके पास ओवरराइडिंग पावर्स भी होंगे। फाइनली जो है स्टेट लिस्ट में भी ये एम्पावर किया गया है पार्लियामेंट को कि ये लॉज बना सकते हैं, जो कि 61 सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी लॉज बना सकते हैं, बट अंडर सर्टेन सिचुएशंस, अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। देखिए कौन कौन से वो सर्कमस्टांसेस हैं, कौन से सिचुएशंस में जो पार्लियामेंट होते हैं वो स्टेट लिस्ट के ऊपर भी लॉज बना सकते हैं, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर। ओके, व्हेन राज्यसभा पास ए रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट, अगर राज्यसभा अलाउ करता है एक रेजोल्यूशन पास करके कहता है कि पर्टिकुलर स्टेट लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट लॉज बनाएगा, देन इन दैट केस इट इज पॉसिबल। दूसरा जो है व्हेन प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, जब भी नेशनल इमरजेंसी लागू हो देश में, उस टाइम में क्या होता है स्टेट लिस्ट के ऊपर भी पार्लियामेंट ही लॉज बनाएंगे। वन टू और मोर स्टेट्स मेक ए जॉइंट रिक्वेस्ट टू द पार्लियामेंट, अगर दो से ज्यादा स्टेट एक जॉइंट रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट को मिलके कि हमारे जो स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर आप लॉज बना के दीजिए हमें, देन इन दैट केस आल्सो द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज। नेक्स्ट व्हेन नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, जब भी कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के ऊपर रिलेटेड, उससे रिलेटेड कोई लॉज बनाने जो ट्रीटीज के ऊपर, कन्वेंशंस के ऊपर, देन आल्सो इन दैट केस जो स्टेट लिस्ट है इसके ऊपर पार्लियामेंट लॉज बना सकते हैं। एंड फाइनली व्हेन प्रेसिडेंट रूल्स इज इन ऑपरेशन इन द स्टेट, अगर कोई स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू है देन इन दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम जो है स्टेट लिस्ट में जितने भी सारे सब्जेक्ट्स होंगे उसके ऊपर पार्लियामेंट लॉज बनाने की पावर है। ओके, नेक्स्ट, all the ordinance issued by the parliament during recess of the parliament must be approved by the parliament within 6 weeks after its assembly. as we all know कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर होते हैं, यानी कि कोई एक टेम्पररी लॉ वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कौन से टाइम में, जबकि हमारा जो पार्लियामेंट है रिसेस में होगा, ओके, यानी कि सेशन में नहीं होगा ड्यूरिंग दैट टाइम। सो अगर कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी टेम्पररी लॉ जो भी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करते हैं उसको विद इन 6 वीक ऑफ द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट उसे लॉ बनाना चाहिए, अप्रूव मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता देन इट विल बी डिस्कार्डेड। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट, एन ऑर्डिनेंस बिकम इनऑपरेटिव, इट विल बिकम इनऑपरेटिव इट नॉट अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन दैट पीरियड, यानी कि जो 6 वीक्स के अंदर पार्लियामेंट के रीअसेंबल होने के 6 वीक्स के अंदर उसे अगर अप्रूवल नहीं मिलता देन इट विल बिकम इनऑपरेटिव, दैट ऑर्डिनेंस विल बिकम इनऑपरेटिव। नेक्स्ट, the parliament make laws in a skeleton form and authorizes the executive to make detailed rules and regulations within the framework of the parent law। देखिए ऐसा भी होता है कि जो हमारे पार्लियामेंट है वो क्या बनाते हैं, एक लॉ बनाएंगे, किसी भी लॉ अगर बनाने हो तो वो उसका स्केलेटन फॉर्म ही बनाएंगे। ओके, यानी कि उसका ढांचा, ओके, ओवरव्यू, आउटलाइन कह सकते हो। एंड ऑथराइजेस द एग्जीक्यूटिव टू मेक डिटेल रूल्स, तो उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव को फिर वो ऑथराइज करेंगे जो कि बाद में उसके ऊपर डिटेल रूल्स बनाएंगे। ये सिर्फ अपना एक स्केलेटन फॉर्म या फिर एक ओवरव्यू आउटलाइन फॉर्म बना देंगे जो पार्लियामेंट है और एग्जीक्यूटिव को सौंप देंगे उसके ऊपर डिटेल रूल्स बनाने के लिए। ओके, टू फ्रेम डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशंस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द पेरेंट लॉ, जो भी ये पेरेंट लॉ दिए हैं उसके बेसिस पे बाकी डिटेल लॉस बनाएंगे एग्जीक्यूटिव। आगे देखते हैं, दिस इज नोन एज द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो अभी हमने डिस्कशन किए उस प्रोसेस को कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये तीन नाम याद रखिए। ओके, इस केस में क्या होता है कि जो पार्लियामेंट वो एक आउटलाइन फॉर्म और स्केलेटन फॉर्म बनाते हैं और एग्जीक्यूटिव को देते हैं टू मेक द डिटेल रूल्स। ओके, नेक्स्ट, सच रूल्स एंड रेगुलेशंस आर प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर हिज एग्जामिनेशन। और ये सब बनाने के बाद जो जब भी एग्जीक्यूटिव डिटेल रूल्स बना देते हैं देन इन दैट केस उसके बाद उसे एग्जामिनेशन के लिए पार्लियामेंट के पास फिर से भेजा जाता है। ओके, नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस ओके ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें क्या होता है, इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स। देखिए ये हमें पता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि इंडिया में प्रिवेल करता है, उसके इसमें क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, यानी कि द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट। जो भी सारे पॉलिसीज एक्ट्स करेंगे उसके लिए पार्लियामेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होंगे वो ओके एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट, हेंस द पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव थ्रू क्वेश्चन आवर, 0 आवर, हाफ एन आवर डिस्कशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजर्नमेंट मोशन एंड सो ऑन। तो हमने ये सारे जो टर्म्स हैं ये ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो इसमें क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है वो कंट्रोल बनाए रखते हैं ऑन द एग्जीक्यूटिव ओके। तो इसके रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, जो भी डिटेल्स प्रोविजंस वो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इट आल्सो सुपरवाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव विद द हेल्प ऑफ कमिटीज लाइक कमिटीज ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमिटी ऑन पिटीशंस एक्सेट्रा। ये और क्या करते हैं, जो पार्लियामेंट होता है ये बेसिकली सुपरवाइज करेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव है हमारे वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, उसके ऊपर सुपरवाइज करेंगे। इट सुपरवाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव किसके थ्रू, डिफरेंट कमिटीज के थ्रू, जैसे कि कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमिटी ऑन पिटीशंस। तो ये डिफरेंट सारे कमिटीज जो है इसके थ्रू वो एक नजर रखेंगे यानी कि सुपरवाइज करेंगे टू द एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट पॉइंट, द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू द लोकसभा इन पर्टिकुलर। देखिए जो हमारे मिनिस्टर्स भी होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दे आर ऑल्सो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। और एंड अगर हम पर्टिकुलरली कहें तो लोकसभा के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। The Council of Ministers can be removed by the Lok Sabha by passing a no confidence motion. That is, पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि वो जब चाहें एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके मिनिस्टर्स यानी कि हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्हें रिमूव भी कर सकती हैं। तो दीज आर ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट ओके। और भी कुछ है, थोड़ा सा देख लेते हैं। द लोकसभा कैन ऑल्सो एक्सप्रेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट इन द फॉलोइंग वेज। जो लोकसभा है वो गवर्नमेंट के ऊपर जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ओके वो एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय दिस मीन्स। देखिए कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन से टाइम है जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो लोकसभा का जो कॉन्फिडेंस है वो लो है इन केस ऑफ द गवर्नमेंट ओके। देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज बाय नॉट पासिंग ए मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें कि प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, उनका इनॉग्रेल एड्रेस होता है। तो अगर ये पास नहीं होता देन इन दैट केस ऑल्सो इट शोज दैट there is a lack of confidence in case of the government okay। by rejecting a money bill, अगर एक मनी बिल भी रिजेक्ट हो जाता है in that case also by passing a censure motion, अगर censure motion या फिर कोई adjournment motion पास हो जाता है then in that case also it shows that the Lok Sabha lacks confidence in the government। by defeating the government on vital issues, कोई भी important issues के ऊपर, कोई important matters के ऊपर अगर government की हार हो जाती है okay। and finally by passing a cut motion okay, passing a cut motion, कट मोशन के पास होने से भी ये साबित हो जाता है ओके। नेक्स्ट पॉइंट, therefore the first function of the parliament can be said to be select a group which is to form the government, support and sustain it in power so long as it enjoys confidence and expel it when it ceases to do so। यानी कि देखिए जो मेन फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट अगर हम कहें, ये क्या करता है, बेसिकली एक ग्रुप चूज करता है टू सिलेक्ट ए ग्रुप जो कि गवर्नमेंट फॉर्म करेगी ओके और उसी ग्रुप को सपोर्ट करेंगे और सस्टेन करेंगे टिल टू बी इन पावर। कब तक, जब तक ये कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं। और जब कभी भी इनका अगर कॉन्फिडेंस लॉस होता है ओके देन इन दैट केस इसे एक्सपेल भी किया जा सकता है। तो ये काम जो होता है ये पार्लियामेंट करती है ओके। सो पार्लियामेंट का बेसिक काम होता है एग्जीक्यूटिव पावर के केस में अगर हम कंसिडर करें तो एक ग्रुप क्रिएट करेगी जो कि गवर्नमेंट बनाएगी ओके और वो पार्लियामेंट गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करेगी टू सस्टेन इट्स पावर ओके जब तक कि उसके पास कॉन्फिडेंस है। जब भी कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा देन इट सीजेस टू होल्ड द पावर ओके। आगे देखते हैं फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस ओके। क्या क्या सारे फाइनेंशियल पावर्स हैं पार्लियामेंट के पास। No tax can be levied or collected and no expenditure can be incurred by the executive except under the authority and approval of the parliament। देखिए आप टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते या फिर कलेक्ट नहीं कर सकते। नो एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड, एक्सपेंडिचर भी आप नहीं खर्च कर सकते बाय द एग्जीक्यूटिव एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी ऑफ द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट की अथॉरिटी के बिना, उनके अप्रूवल के बिना ये कभी भी नहीं कर सकते। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा जो है हेंस बजट इज प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर दिस अप्रूवल। तो इसलिए जो है बजट को पार्लियामेंट के में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है क्योंकि उसका अप्रूवल जरूरत है ओके। अगर पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं मिलता देन इन दैट केस इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ओके। ये एक फाइनेंशियल पावर है। आगे देखते हैं द पार्लियामेंट ऑल्सो स्क्रूटिनाइजेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ इट्स फाइनेंस कमिटीज। तो जो पार्लियामेंट होते हैं वो स्क्रूटिनाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, चेक करते हैं जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स रहते हैं उसके ऊपर ओके और उनके परफॉर्मेंस के ऊपर बाय इट्स फाइनेंस कमेटी। डिफरेंट तरह के फाइनेंस कमेटी एस्टेब्लिश करके, फाइनेंस कमेटी सेटअप करके ये गवर्नमेंट के ऊपर एक कंट्रोल रखते हैं।
दिस इंक्लूड्स पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, एस्टिमेट्स कमिटी एंड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो ये जो फाइनेंस कमिटीज रहते हैं, ये तीन कमिटीज होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, एस्टिमेट्स कमिटी और तीसरा है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो इन कमिटी के थ्रू जो पार्लियामेंट रहते हैं वो स्क्रूटिनाइज करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ स्पेंडिंग्स और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओके गवर्नमेंट के। चलिए आगे देखते हैं। दे ब्रिंग आउट द केसेस ऑफ इलीगल, इरेगुलर, अनऑथराइज्ड, इम्प्रॉपर यूजेज एंड एक्स्ट्रावेनियंस इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगर कोई गड़बड़ी हो रही है, कोई इलीगल खर्चा हो रहा है, कोई इरेगुलर एक्सपेंडिचर हो रहा है ना, या फिर अनऑथराइज्ड कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है, इम्प्रॉपर यूसेज हो रहा है जो ग्रांट्स के, तो इन दैट केस ये उसे बाहर निकलेंगे, यानी कि इसे पकड़ेंगे। ओके, सो दैट इज द पावर एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इन केस ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। ओके, आगे देखते हैं। द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव इन फाइनेंशियल मैटर ऑपरेट्स इन 2 स्टेट्स। ओके, जो कि फाइनेंशियल मैटर्स की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल दोनों तरीके से काम करता है। पहला जो है बजटरी कंट्रोल, जैसे कि हमने देखा कि बजट को अगर इंप्लीमेंट करवाना हो देन इट शुड पास थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस इन द पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करके उसका अप्रोप्रिएशन लेना जरूरी है। ओके, दैट इज कंट्रोल बिफोर द अप्रोप्रिएशन ऑफ ग्रांट्स देने से पहले का कंट्रोल है ये। और पोस्ट बजटरी कंट्रोल, इट इज कंट्रोल आफ्टर द अप्रोप्रिएशन ऑफ ग्रांट्स थ्रू द फाइनेंशियल कमिटीज। यानी कि बजट पास होने के बाद भी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कैसे भी उसको खर्च कर सकता है, ऐसा नहीं है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज ए चेक एंड बैलेंस ऑफ द पार्लियामेंट ओवर द एग्जीक्यूटिव। ओके, गवर्नमेंट के ऊपर एक कंट्रोल रहेगा थ्रू द फाइनेंशियल कमिटीज, यानी कि बजट में जो ग्रांट्स मिलने के बाद भी वो उसे मनचाहा खर्चा नहीं कर सकते। ओके, बिकॉज द फाइनेंशियल कमिटीज आर देयर टू स्क्रूटिनाइज दिस स्पेंडिंग्स। ओके, आगे देखते हैं। The Parliament grants money to the government for one financial year. If the granted money is not spent by the end of the year, then the balance expires and returns to the Consolidated Fund of India. ये एक पॉइंट याद रखिए। बजट में जो भी ग्रांट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ओके, जो पार्लियामेंट ग्रांट्स करते हैं बजट के पास होने के बाद, उसमें क्या होता है कि वो पर्टिकुलर 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए ही होता है। ओके, एक ही साल के लिए होता है। अगर वो पर्टिकुलर साल में वो पर्टिकुलर पर्पज के लिए जो भी प्रोविजंस के लिए मनी दिए गए हैं उसे आप खर्च नहीं करते या फिर कोई बैलेंस रह जाता है तो वो एक्सपायर हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द ईयर एंड इट विल रिटर्न टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और वो वापस कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। ओके, नेक्स्ट, दिस प्रैक्टिस इज नोन एज द रूल ऑफ लैप्स। तो इसे कहते ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं रूल ऑफ लैप्स। याद रखिए, रूल ऑफ लैप्स पूछे भी जाते हैं कई बार। ओके, तो याद रखिए जब भी कोई बैलेंस टेन्योर खत्म होने के बाद कुछ बैलेंस रह जाता है जब वो एक्सपायर कर जाएगा और कंसोलिडेटेड फंड में वापस चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, however the observance of this rule leads to heavy rush of expenditure towards the closure of the financial year. This is popularly known as March rush। यानी कि ये जो ऑब्जर्वेंस होगा, यानी कितना बैलेंस रहा, कितना खर्च हुआ, कितना, वो जो पूरा डिटेल रिपोर्ट होगा उसके ऊपर जो एनालिसिस होंगे, वो टाइम जो होता है इट लीड्स टू हैवी रश ऑफ एक्सपेंडिचर। ओके, हैवी रश ऑफ एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स द एंड में जो भी होता है, यानी कि मार्च महीने में, इसलिए इसे कहा जाता है क्या, मार्च रश। इसे मार्च रश बोल के भी कहा जाता है। ओके, सो विद दिस we have come to the end of our video. Thank you friends, thanks for watching. और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो then please like and share it and do subscribe to our channel. Thank you once again.